डायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्ल्ड के कुछ ही सेलेक्टेड जगह पे आपको देखने को मिलेगी। इसकी पहली कंडीशन ये है कि ये केवल लोकल लेवल पर अप्लाई हो सकती है, और उसका भी रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर जो लोगों का पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग में वो डायरेक्ट होता है। अब इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर 130 करोड़ की आबादी है, वहाँ पर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन का मतलब है एंड ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस और एंड ऑफ द कंट्री। ओके, इंडिया मे नॉट एग्जिस्ट अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट कर दी गई तो। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए कुछ एक प्री रेक्विजिट्स होते हैं, कुछ एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर किसी कंट्री में अप्लाई करनी है तो वो कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो स्मॉल साइज़ की होनी चाहिए। दूसरा, जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस होनी चाहिए। होमोजीनियस होने का मतलब है कि ये नहीं कि वो सबका डीएनए प्रोफाइल सेम होना चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट। होमोजीनियस होने का मतलब है कि उनका जो थॉट फ्रंट है या उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मोर और लेस सेम होने चाहिए। एक सिमेट्रिकल जो कॉन्ग्रुएंसी है वो वहाँ होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी वहाँ पर होगी, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम नहीं कर पाती है। तो पॉपुलेशन का मोर और लेस, चाहे फिज़िकल फीचर्स में वो कॉन्ग्रुएंट हो ना हो, लेकिन थॉट्स में कॉन्ग्रुएंसी का होना बेहद ज़रूरी है। ओके, जैसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल हमारे पास लाइव है और काफ़ी अच्छी डेमोक्रेसी वहाँ पर चलती है, दैट इज़ स्विट्ज़रलैंड। अगर आप लोकल लेवल पर देखेंगे तो यूएसए के कुछ स्टेट्स में, खास करके जो म्यूनिसिपल लेवल है उस लेवल पर आपको क्या मिलेगा, आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक कि वहाँ पर जो शेरिफ वगैरह का जो सिलेक्शन हुआ करता था वो भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बेसिस पर हुआ करता था। देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 मेन टूल्स हैं, ये आप याद रखेंगे, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एटलीस्ट राइटिंग पर्पस के लिए। सबसे पहले बात आती है रेफरेंडम की और प्लेबिसाइट की। ओके, इन दोनों वर्ड्स को वैसे तो इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। आप रेफरेंडम बोल सकते हैं, आप प्लेबिसाइट बोल सकते हैं, एक ही चीज़ के लिए कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा बारीकी से देखें तो देयर इज़ अ डिफरेंस ये है कि प्लेबिसाइट जो होता है वो लोगों को किसी एक पर्टिकुलर कॉज के लिए अपनी ओपिनियन देनी होती है। वो उसमें यस या नो की ओपिनियन दे सकते हैं, इसके अलावा कोई और ओपिनियन नहीं होती है। प्लेबिसाइट जो होता है वो वॉलंटरी होता है, ठीक है। सरकार चाहे तो इसको कंपलसरी कर सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लेबिसाइट होता ही वॉलंटरी है। और तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लेबिसाइट का वो ये है कि इसका जो डिसीजन होता है, चाहे वो येस हो या नो हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक ओपिनियन है, और उस ओपिनियन को मानना या ना मानना वो उस देश की सरकार की मर्जी होती है। सो यू कैन से कि द आउटकम ऑफ अ प्लेबिसाइट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग। उसे मानना या ना मानना वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ऑन द अदर हैंड, रेफरेंडम जो है वो कुछ एक पर्टिकुलर हाई लेवल पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए, या जहाँ पे डिसीजन लेना होता है, लोगों को डायरेक्टली इन्वॉल्व करना होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। सो दोनों में से ये एक ओपिनियन टूल है और जो रेफरेंडम है वो एक डिसीजन मेकिंग टूल है। अब क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग टूल है तो यहाँ पर जो आउटकम होता है वो आउटकम आपको मैंडेटरी देखने को मिलेगा। अगर रेफरेंडम में यस आया तो यस, नो आया तो नो, सरकार को उसी के हिसाब से लेजिस्लेशन करना पड़ेगा। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट, बट आमतौर पे हम इसे इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। Now let me explain how initiative works. Guys, this initiative is an extremely important tool in direct democracy. देखिए, जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि सेंटर में तो गवर्नमेंट है ही,
उसके बाद जो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं या स्टेट्स होते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री, चलो हम उसमें स्टेट्स कंसिडर कर लेते हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए। स्टेट लेवल पर वहाँ पर सरकार काम करती है, दूसरी सरकार, जिसका कि इलेक्शन लोग डायरेक्ट वे में करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग होंगे वो भी डायरेक्टली विल बी इलेक्टेड बाय पीपल, यहाँ पर भी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। नाउ देयर इज़ अनदर बॉडी दैट इज़ कॉल्ड सिटी काउंसिल, और ये जो सिटी काउंसिल होती है ये हर सिटी के लिए बनाई जाती है, और अगर सिटी छोटा होता है तो 2, 3, 4 सिटीज़ को मर्ज करके उनके लिए एक कलेक्टिव सिटी काउंसिल बना दी जाती है। नाउ व्हाट हैपन्स इज़ कि हर सिटी काउंसिल के लिए एक कोटा डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और ये कोटा होता है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति का कोटा होता है, लाइक अगर उसको इम्पीच करना है तो मिनिमम इतने मेंबर्स उसके खिलाफ पहले साइन करेंगे, तब जाकर वो जो मोशन है इम्पीचमेंट मोशन उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। वैसे ही हर सिटी काउंसिल का एक लेजिस्लेटिव कोटा होता है, विच मीन्स कि अगर सिटी काउंसिल के जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कुछ ऐड करना है या कोई न्यू पॉलिसी सजेस्ट करनी है, तो वो खुद से एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, और उस ड्राफ्ट को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नेचर्स के साथ, ये नहीं कि किसी एक बंदे के दिमाग में सोते सोते ख्याल आया और अगले दिन जाके ड्राफ्ट लेकर पहुंच गया, इट्स नॉट लाइक दैट। उस ड्राफ्ट पर मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स के दस्तखत होने चाहिए। उसके बाद उसे कहाँ सबमिट किया जाता है? सिटी काउंसिल में सबमिट किया जाता है। ये सिटी काउंसिल एक स्पेशल मीटिंग बुलाती है, और उस स्पेशल मीटिंग में दोबारा से वोटिंग की जाती है उस प्रपोज़ल के ऊपर। ये वाला जो प्रपोज़ल है, अगर प्रपोज़ल को वहाँ पर यस मिल गया, उसको नॉड मिल गई, तो उसे लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है और वो कानून बनने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। देयर इज़ नो चेंज इन इट, ओके। लेकिन अगर उसे ना मिली, वहाँ पर मेजॉरिटी बोलती है कि नहीं, इट इज़ अ पॉइंटलेस थिंग, इट विल हैव नेगेटिव इफेक्ट्स और नो इफेक्ट्स, तो उसे वहाँ पर रद्द कर दिया जाता है। सो यू कैन सी कि हमारे यहाँ पर, हमारे देश में जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसमें सिर्फ MLAs और MPs पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आम जनता है वो पार्टिसिपेट कर सकती है विद द हेल्प ऑफ इनिशिएटिव। बट क्या हर इनिशिएटिव को एक्सेप्ट किया जाएगा एज अ लॉ? ये डिपेंड करता है कि जो स्पेशल मीटिंग होगी वहाँ पर उसका रिजल्ट क्या रहता है। इफ़ पॉजिटिव देन येस, इफ़ नेगेटिव देन नो। Now let me explain recall. Very simple but very effective tool in democracy. Recall का मतलब है, you can say that it is a power reserved for the voters, जिसमें वो अपने एक्शन को undo कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए उन्होंने किसी पब्लिक ऑफिशियल को इलेक्ट किया और वो बंदा ऑफिस में जाकर इनएफिशिएंसी दिखाता है, काम नहीं करता है, एटीट्यूड बदल गया है, या ड्यू टू XYZ रीजंस द पर्सन इज़ नॉट एबल टू डिस्चार्ज द फंक्शंस, ओके, एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल, तो यहाँ के लोग इस पब्लिक ऑफिशियल को रिकॉल यूज़ करके हटा सकते हैं। रिकॉल कैसे यूज़ होता है? सेम उसी तरीके से यूज़ होता है जैसे कि इनिशिएटिव यूज़ होता है। जो लोग हैं उन्हें एक उसके लिए प्रॉपर ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा, उस पर आपको मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सिग्नेचर्स चाहिए। उसके बाद सिटी काउंसिल उसे एक्सेप्ट करेगी, स्पेशल मीटिंग बुलाई जाएगी, अगर डिसीजन लिया गया यस तो उस पब्लिक ऑफिशियल को हटा दिया जाएगा, नो तो नहीं हटाया जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि सपोज कीजिए किसी पब्लिक ऑफिशियल ने अभी ज्वाइन किया है, ज्वाइन करते ही कोई छक्के या चौके मारना शुरू नहीं करता है, सो पीपल टेक टाइम इन अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क।
तो इसलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी के रिकॉल के अंडर 6 मंथ्स का एक क्वेश्चन पीरियड रखा जाता है, विच मीन्स कि आप किसी भी इलेक्टेड पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ 6 महीने से पहले रिकॉल इशू नहीं कर सकते हैं। 6 महीने का वक्त उन्हें दिया जाता है टू प्रूव देयर मेरिट। अब एक और चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, कि सपोज़ कीजिए जनता के द्वारा रिकॉल यूज़ करके किसी एक पब्लिक ऑफिशियल को हटा दिया गया, ओके, और दूसरे पब्लिक ऑफिशियल को वहाँ पर इलेक्ट कर दिया गया। इलेक्ट कौन करेगी? अगेन जनता इलेक्ट करेगी, राइट? ये भी जनता ने इलेक्ट किया था पहला वाला, और ये भी जनता इलेक्ट करेगी। अभी इलेक्शन के बाद लेट्स से 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद फिर से अगर सरकार को लगता है, लोगों को लगता है कि ये बंदा भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो क्या इसके लिए रिकॉल यूज़ किया जा सकता है? द आंसर इज़ यस, किया जा सकता है। बट इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो लोग हैं, जो उस एरिया के लोग हैं, उस एरिया के लोगों को पहले रिकॉल इलेक्शन का पूरा खर्चा पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये वहाँ की सरकार की गलती नहीं है, ओके? लोगों ने चूज़ किया, लोगों ने चूज़ करने में गलती की, एक बार की गलती माफ़ की जाती है, दूसरी बार की गलती के लिए उन्हें पे करना पड़ेगा। सो दे मस्ट बी वेरी कॉशियस वाइल चूजिंग द रिकॉल कैंडिडेट फॉर द सेकेंड टाइम। आई होप यू अंडरस्टैंड। और जो इलेक्शन का टाइम होता है वो नॉर्मली एरिया टू एरिया वेरी करता है, 4 years, 5 years, 6 years। उसके बाद ऑटोमेटिकली वहाँ पर री इलेक्शन होते हैं, जिसके लिए लोगों को कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। आई होप द डिफरेंस इज़ क्लियर।